नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन भारत के संविधान के लागू होने और भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का दिन है। हालांकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जब सदियों की गुलामी के बाद इसे आजादी मिली थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के साथ ही यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करता है। 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही भारतीय गणतंत्र की एक तरह से आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक जन्म हुआ था और इस दिन को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। दरअसल 26 जनवरी का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी छिपा हुआ है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में चुना गया ताकि यह हमारे देशवासियों को उनके संघर्ष, बलिदान की याद दिला सके। 26 जनवरी का दिन सिर्फ हमारे लोकतंत्र के उत्सव का ही दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान की सफलता का प्रतीक भी है। आज गणतंत्र दिवस के खास मौके पर इस कार्यक्रम में हम संविधान बनने की कहानी से लेकर उसके अब तक की यात्रा और विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 1950 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। दरअसल 26 जनवरी 1930 से ही हर साल गांव, मोहल्लों, शहरों में हजारों लोग छोटे बड़े दल बनाकर ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण आजादी की प्रतिज्ञा लिया करते थे। इसलिए इस दिन नए गणतंत्र का उदय होना स्वाभाविक था। इस तरह शुरू से ही आजादी का संघर्ष और भारत को गणतंत्र बनाने वाले संविधान के बीच मजबूत कड़ी बरकरार रही है। हालांकि इस गणतंत्र का आधार हमारे संविधान के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प और संघर्षपूर्ण नहीं है। आइए जानते हैं संविधान के बनने की कहानी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। शुरू में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ चुकी थी। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम में विशेष ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध आते आते ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव काफी बढ़ गया था। इस दबाव के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को नकार दिया।
आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है यूनियन होगा और प्रोविंसेस। तो यूनियन का मतलब है सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स होता है, और वहाँ उस वक्त जो स्टेट्स कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं वही थे, उसको स्टेट्स कहा जाता था। बाकी जो स्टेट्स यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह जो यूपी जैसे स्टेट्स थे वो उनको प्रोविंस ही कहते थे। तो यूनियन होगा, प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये तो सब मिलकर के यूनियन बनेगा। तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत और चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अपना प्रस्ताव पेश किया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियायतों को मिली 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इस तरह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे गए। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान बनाना एक पार्ट था और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। और संविधान बनाने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम है वो आप उसके देखिए उनके पास क्या जिम्मेदारियां थी। आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास एक तो डिवाइडेड सोसाइटी थी हमारी, तो हमें रिकन्सिलिएशन, सोसाइटी के भीतर रिकन्सिलिएशन करना, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ये सोसाइटी ऑफ कन्फ्लिक्ट थी हमारी, और हमारा नेशन बना भी नहीं था। तो उसको बना, नेशन बिल्डिंग, नेशनल यूनिटी एक फैक्टर था, रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, इन सब को हमें रिकन्साइल करना था। और फिर हमें ये देखना था कि पीपल को कैसे एम्पावर करें, एम्पावरिंग द पीपल, और फिर देखना था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हम कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करनी थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में 11 प्रमुख बैठकें की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है।
और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। भारत का संविधान देश की संस्कृति और इतिहास को भी बखूबी दर्शाता है। इसका प्रमाण है कि संविधान में हाथ से बनाई गई 22 पेंटिंग्स जो इसके हर भाग में मौजूद है। दरअसल मूल संविधान में 22 भाग थे, इसलिए इसके प्रत्येक भागों को कलात्मक शैलियों के चित्रों से सजाया गया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि तक के चित्र बने हुए हैं। दरअसल इन 22 चित्रों के जरिए भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है, जिसकी शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर से। इन चित्रों को महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाया गया था। संविधान से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारत के बेहतरीन सुलेखक रायजादा ने पेन होल्डर निब से मूल संविधान के हर पन्ने को बेहद खूबसूरत इलैटिक अक्षर में लिखा है। ये भारतीय संविधान की खासियत है कि इसके लागू होने के बाद से देश में न केवल लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, बल्कि केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्वशासन का रास्ता भी साफ हुआ है। आखिर हमारा संविधान दुनिया में अनोखा क्यों है और इसकी क्या खास विशेषताएं हैं? करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन के बाद तैयार किया गया हमारा संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन अलग क्यों है? देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय संविधान उसमें निहित तत्वों और मूल भावनाओं की वजह से दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। मूल संविधान को स्वीकार करने के बाद भी इसमें वक्त पर कई तरह के बदलाव होते रहे और इसमें वक्त के साथ अहम परिवर्तन किए जाते रहे। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में विभक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 1951 के बाद से हुए तमाम संशोधनों के बाद मूल संविधान से करीब 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया और करीब 90 अनुच्छेद और 4 भागों 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया, जबकि 4 अनुसूचियां यानी 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान की एक और विशेषता ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी खासियत ये है कि ये न तो लचीला है न ही सख्त। भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था संघात्मक भी है और एकात्मक भी। संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। साथ ही आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भी प्रावधान निहित है। एक ही संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार का संसदीय रूप दुनिया में अनोखा है। देश में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली उपलब्ध कराता है। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसके अलावा संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी दुनिया में अनोखे हैं। संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है तो उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने को भी कहता है। हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को साथ लेगी। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की कि हम रिजिड भी हैं कहीं पर और कहीं पर बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं। और इसी रीज़न से ये कहाँ से आता है? ये आता है इसलिए क्योंकि हमने किसी एक को अपना सोर्स नहीं माना। हमारे पास फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएस से हैं, यूके से हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, इवन यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर से हैं, इवन जर्मनी नॉट करेंट जर्मनी, वाइमार रिपब्लिक, वहाँ वो भी हमारा सोर्स रहा है। इवन साउथ अफ्रीका से हमारा सोर्स रहा है। इनके पीछे लॉजिक ये है कि इंडियन पिक्यूलियर कंडीशन है और उसके अनुसार हमें करना था, हमें प्रोग्रेसिव भी रहना था और हमें एक ऐसा संविधान भी बनाना था जो कि
कि बिल्कुल इजीली चेंजेबल भी नहीं हो कि कोई नया रेजीम आए, कुछ भी आए तो चेंज हो जाए वैसे। तो एक कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये इन दोनों को बैलेंस करना था और इसीलिए हमने बहुत सारे सोर्सेज से उनके अच्छे अच्छे फीचर्स लिए। कुछ चुनौतियों के बावजूद भारतीय संविधान देश के आम नागरिकों के साथ साथ पिछड़े तबकों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। हमारा संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार हासिल है। और ये संविधान लागू होने के साथ ही सभी को एक साथ हासिल हुआ, जो भारतीय संविधान की खास विशेषता है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है। इसके अलावा संविधान में निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग जैसे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक तंत्र के अहम स्तंभों की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मूल रूप से 2 स्तरीय यानी केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान है। यह हमारे संविधान की अहमियत को और बढ़ा देता है। संविधान में देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस तरह भारत का संविधान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के काम को बखूबी अंजाम देता है। संविधान निर्माण के समय इसके निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक बेहतरीन संविधान बनाना, जिसमें भारतीय मूल्यों के साथ साथ तमाम विशेषताएं मौजूद हों। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें जो भी प्रावधान अच्छे लगे उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हालांकि इसके बाद भी संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक शुरू होने के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत की विविधता, संस्कृति, भाषाओं और बोलियों को कैसे इसमें समाहित किया जाए ताकि सब संतुष्ट भी हों और कोई विवाद न हो। और इसके लिए संविधान सभा में तमाम विषयों पर लंबी चर्चाएं हुई। इसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छाइयों को संविधान में शामिल किया। हालांकि संविधान का मूल प्रारूप भारत सरकार अधिनियम 1935 ही रहा। इसमें से करीब 250 अनुच्छेद सीधे सीधे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिए गए। इस अधिनियम से जो चीजें संविधान में ली गई उसमें द्वैध शासन की स्थापना, संघीय व्यवस्था, अलग प्रांतीय सरकार का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय न्यायालय, संसद की सर्वोच्चता और संसद में द्विसदन व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध शामिल हैं। हमने ये संसदीय प्रणाली अपनाई है और संसदीय संप्रभुता माने द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये इसमें दिखाया गया है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया है। इसके बाद एक और जो यूनिक चीज़ है वो नीति निर्देशक कुछ सिद्धांत हैं जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट अपने नियम कानून बनाती है और जो पार्लियामेंट है वो जब कानून बनाती है तो भी इनको ध्यान में रखती है। इसके साथ ही ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया।
वहीं संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल जैसे विषय संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। जबकि संघात्मक विशेषताएं, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। जो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके तमाम प्राविधान जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गए। और एक बड़ा यूनिक प्रोविज़न जो वहाँ से निकाल के अपने संविधान में रखा गया, वो है अपने जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी करें, ऑर्डिनेंस जारी करें। इट इज़ समथिंग लाइक कि लेजिस्लेशन बाय द एग्जीक्यूटिव। ज़्यादातर तो लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का अधिकार है, लेकिन हमारे जो संविधान है इसमें ये भी प्रोविज़न है कि द एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, वो भी कानून बना सकते हैं, लेकिन हाँ उसका अप्रूवल बाद में संसद से लेना पड़ता है। इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से, और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। जबकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन का तरीका लिया गया। वहीं तत्कालीन सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसके अलावा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि गणतंत्रात्मक स्वरूप और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो इस तरह दुनिया के कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेने के बाद जब हमारा संविधान बना तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। अनेक खूबसूरती और विशेषताओं से भरा हुआ हमारा संविधान समय और जरूरत के मुताबिक खुद में संशोधन का प्रावधान भी करता है। कुछ मामलों में यह संशोधन आसान है तो कुछ मामलों में काफी जटिल भी है। दरअसल संविधान सभा ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद के समक्ष न्यायपालिका की शक्ति को लेकर काफी चर्चा हुई थी और आखिर में प्रारूप समिति ने संविधान संशोधन की साधारण और जटिल प्रक्रिया के मिश्रण को अपनाने पर सहमति जताई। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल यह भी था कि यह संविधान कब तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव कैसे किया जाए। इसका एक जवाब था कि जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है और वहां न्यायालय की भूमिका न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक ही सीमित है। लेकिन संशोधन के इतने आसान तरीके पर कई सदस्य सहमत नहीं थे। आखिरकार तय हुआ कि भारत में मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाए। भारतीय व्यवस्था में ना तो ब्रिटिश मॉडल जैसा लचीलापन है, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त प्रक्रिया। संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया। संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय केवल विधि और कार्यपालिका के आदेशों की ही समीक्षा करता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया।
संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिसे संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से अलग रखी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान के संशोधनों संबंधी विधेयकों पर लागू नहीं होता। इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में बताई गई है। भारत के संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। 26 जनवरी का दिन हमारे गणतंत्र और उसके मजबूत सफर की याद तो दिलाता ही है, साथ ही उन महानायकों की याद भी दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के संविधान को मूर्त रूप देने में अपनी महती भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।